स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त प्रहार का। प्रहार में सबसे पहले बात महाराष्ट्र के चुनावी दंगल की। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग है, लेकिन उससे पहले बागियों ने महाविकास आघाड़ी और महायुति की टेंशन बढ़ा दी है। दोनों ही खेमों ने अपने अपने बागियों को मनाने की कोशिश तेज कर दी है। एमवीए और महायुति को दिख रहा है कि ये बागी आने वाले चुनाव में उन्हें बड़ा नुकसान कर सकते हैं। ऐसे में वक्त रहते उन्हें मना लिया जाए, इसी में भलाई है। अब एमवीए और महायुति अपने अपने बागियों को कैसे मना रहे हैं, बागियों को मनाने के लिए क्या रणनीति बनाई है, इसका खुलासा भी करेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात आइए महायुति की कर लेते हैं। महायुति में बागियों को मनाने का प्रयास अंतिम चरण में है। बीजेपी का दावा है कि लगभग सभी बागी मान जाएंगे। गोपाल शेट्टी को मनाने के लिए देवेंद्र फडणवीस खुद उनसे मिलने के लिए जाएंगे, लेकिन 2 सीट मोर्शी और मानखुर्द सीट पर फ्रेंडली फाइट होना अटल है। परसों रात सीएम एकनाथ शिंदे के घर बागियों को लेकर मीटिंग हुई। इस दौरान बागियों को मनाने की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी मौजूद थे। इस दौरान पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी को मनाने को लेकर भी चर्चा हुई। पार्टी से टिकट नहीं मिलने के बाद गोपाल शेट्टी ने बोरीवली सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा है और पार्टी की तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक उन्होंने अपना पर्चा वापस नहीं लिया है। अब तमाम दिग्गज अपने अपने बागियों को मनाने की जुगत में लगे हुए हैं। बैठकों का दौर लगातार जारी है। कोशिश यह है कि नाम वापसी की तारीख से पहले इन बागियों को मना लिया जाए और इनका पर्चा वापस करवा लिया जाए। महाराष्ट्र चुनाव से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने भी अपने बागियों को मनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चन्नीथला खुद बागियों से बात कर रहे हैं। रमेश चन्नीथला अब तक करीब 36 बागियों को खुद फोन कर चुके हैं। चन्नीथला की तरफ से सभी बागियों को भरोसा दिया जा रहा है कि फिलहाल गठबंधन का साथ दें, भविष्य में पार्टी उनका ख्याल रखेगी और उचित स्थान भी देगी। तो मुसीबत महायुति की हो चाहे मुसीबत महाविकास आघाड़ी की हो, फिलहाल मुश्किल इन दोनों ही गठबंधनों के सामने बिल्कुल सेम है, क्योंकि बागी जो हैं वो टेंशन बढ़ा रहे हैं। अब कांग्रेस क्या कर रही है या कांग्रेस कैसे अपने बागियों को मना रही है, आपको बताती हूं। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी खुद बागियों से बात कर रहे हैं। रमेश चन्नीथला ने 26 बागियों से फोन पर बात की है। मान मनोबल करने की कोशिश की गई है। चन्नीथला की तरफ से सभी बागियों को आश्वासन दिया गया है और ये गुजारिश की गई है कि आप अभी गठबंधन का साथ दें, पार्टी की तरफ से उनका ख्याल रखा जाएगा, यानी भविष्य में उनका ख्याल रखा जाएगा। ये भरोसा चन्नीथला की तरफ से बागियों को दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल बागी सबसे बड़ी मुसीबत बन गए हैं और ये भी कह सकते हैं आपकी बागी सबसे बड़े गेम चेंजर इस चुनाव में साबित हो सकते हैं। महायुति के बागी मैदान में है तो महाविकास आघाड़ी के बागी भी मैदान में है, जो सीधे तौर पर दोनों ही गठबंधनों का नुकसान करते हुए नजर आ सकते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। वोटिंग से पहले मुंबई कांग्रेस के कद्दावर लीडर और बीएमसी में नेता विपक्ष रवि राजा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। रवि राजा ने कल देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। उनके साथ कई और नेताओं ने भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। रवि राजा साइन विधानसभा सीट से दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद से वो नाराज थे। वहीं फडणवीस ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के कई और नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आज आशीष शेलार जी ने मुझे उपाध्यक्ष मुंबई का घोषित किया है। अब मेरा काम है कि पूरा मुंबई शहर में एक एलओपी के होते हुए लीडर ऑफ ऑपोजिशन था मैं। अब मेरा कोशिश रहेगा कि पूरा मुंबई शहर में महायुति का जो कैंडिडेट है उनके लिए हम कैंपेन करेंगे और उनको जिताने का काम, और जो सरकार का प्रोग्राम है वो प्रोग्राम लेके जाने का काम हम लोगों के बीच में करेंगे। उनसे चर्चा हुई थी लगभग 2 दिन पहले, वो आए भी थे मिलने। ऑर्किड में हम लोग सब लोग मिले थे, जिसमें हमारे आदरणीय नेता सभी लोग थे और सबके सामने उन्होंने प्रॉमिस किया। उनके नीचे हमने आके फोटो भी निकाले और कहा कि सब कुछ ठीक हो गया, मैं आपके साथ हूँ और वैसे भी कांग्रेस हूँ। अचानक कल क्या हो गया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बिल्कुल हम इस बारे में ये कहेंगे कि वो हमारे फैमिली मेंबर की तरह थे, पार्टी में सीनियर लीडर थे, लेकिन पार्टी ने भी उनको बहुत कुछ दिया है। पार्टी ने उनको नगर सेवक पद दिया है, स्टैंडिंग दिया है, इंप्रूवमेंट कमेटी दिया है, बीएसटी कमेटी दिया है, विरोधी पक्ष नेता बनाया है। ठीक है, आपको एक टिकट नहीं दिया, लेकिन बहुत कुछ बाकी भी दिया है। तो आपको भी पार्टी के लिए निष्ठावान होकर रुकना चाहिए था। जब पार्टी की सत्ता आएगी तो आप कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करेंगे, ये भी वादा हुआ था।
अब जैसे जैसे महाराष्ट्र में चुनाव आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे महाराष्ट्र का सियासी रण दिलचस्प होता जा रहा है। विरोधी आपस में एक दूसरे की मुश्किल तो बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन अपने भी अब मैदान में उतरकर अपनों की ही मुसीबत बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको महायुति का समीकरण या महायुति के उम्मीदवार समझा देती हूं कि यहां पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे तय हुआ। बीजेपी ने 148 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि शिवसेना शिंदे गुट ने 83 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। एनसीपी अजीत पवार गुट ने 52 उम्मीदवार उतारे हैं और 6 जो सीटें हैं वो अलायंस पार्टनर यानी कि जो छोटे छोटे दल महायुति में शामिल हैं उनके लिए 6 सीटें छोड़ी गई हैं, यानी उन 6 सीटों पर अलायंस पार्टनर ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इस फॉर्मूले के बाद भी या सीट शेयरिंग के बाद भी बीजेपी से नाराज कई उम्मीदवार हैं जो मैदान में उतर रहे हैं। शिवसेना शिंदे गुट से नाराज कई उम्मीदवार हैं जो बागी बनकर मैदान में उतर रहे हैं, निर्दलीय बनकर मैदान में उतर रहे हैं। जबकि एनसीपी अजीत पवार गुट की अगर आप बात करेंगे तो यहां भी कमोवेश स्थिति ऐसी ही नजर आती है। इसीलिए फिलहाल जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस के ऊपर है कि बीजेपी के बागी उम्मीदवारों को मनाया जाए, तो वहीं एकनाथ शिंदे भी ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी से रूठे हुए नेताओं को मनाया जाए। अजीत पवार भी ये कोशिश कर रहे हैं। परसों एकनाथ शिंदे के साथ दोनों डिप्टी सीएम यानी कि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की बाकायदा बैठक हुई है, रणनीति तय की गई है। कोशिश ये है कि पर्चा वापस लेने की तारीख से पहले इन बागियों को मना लिया जाए ताकि डैमेज अपनों से ना हो, सीधी टक्कर महाविकास आघाड़ी से रहे महायुति की। अब ये तो बात रही महायुति की, लेकिन महाविकास आघाड़ी का फॉर्मूला क्या है और ये फॉर्मूला भी कैसे अपनों की भेंट चढ़ रहा है, आइए ये भी आपके सामने रख देती हूं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लोकसभा चुनावों में जिस तरीके का स्ट्राइक रेट कांग्रेस का रहा उसमें कांग्रेस को बार्गेन करने में फायदा मिला, आसानी रही और इसीलिए कांग्रेस 102 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जबकि शिवसेना उद्धव गुट 89 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, यानी कि इतनी सीटों पर इसने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। एनसीपी शरद पवार गुट की अगर आप बात करेंगे तो 87 सीटें एनसीपी शरद पवार गुट को मिली हैं। इतनी सीटों पर शरद पवार गुट के कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस के पास सीटों का आंकड़ा जरूर 102 है, लेकिन अभी भी कांग्रेस अपने कई नेताओं को या कई कार्यकर्ताओं को सेटिस्फाई नहीं कर पाई है। इसीलिए 102 सीटों के अलावा भी कई ऐसी सीटें हैं जहां फ्रेंडली फाइट हो सकती है, यानी कि जहां कांग्रेस के उम्मीदवारों का मुकाबला कांग्रेस की बागी नेताओं से हो सकता है। इसीलिए पूरी की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्निथल्ला ने संभाली है। वो खुद फोन कर रहे हैं, 26 कैंडिडेट्स को अभी तक फोन कर चुके हैं और उन्हें मान मनोबल करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस के सामने मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के रण में नवाब मलिक की एंट्री पर घमासान मचा हुआ है। महायुति के अंदर इस टेंशन पर नवाब मलिक ने क्या कहा है, आइए ये भी आपको सुनवा देती हूं। आपके उम्मीदवारी की घोषणा के साथ ही, चूंकि अभी अजीत पवार ने आपको अपना उम्मीदवार बनाया है, पूरी महायुति में भूकंप आ गया है। नहीं, मैं ऐसे तो नहीं कहूँगा भूकंप आ गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के लोग विरोध कर रहे हैं और वो नहीं चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं। विरोध वे कर रहे हैं। शायद अजीत पवार के सामने भी अपना उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि उन्हें टिकट ना दिया जाए, लेकिन मैं अजीत पवार साहब का आभारी हूं कि तमाम परिस्थितियों के विपरीत जाकर उन्होंने मुझे उम्मीदवार बनाया और मैं उनका आभार मानता हूं। और इसीलिए हम दादा के साथ हैं। जब भी कठिन समय आता है वो हमारे साथ खड़े होते हैं, इसलिए हम दादा के साथ खड़े हैं। आप दादा के साथ खड़े हैं, लेकिन क्या ये चीज बताइए, चूंकि महायुति में सीट बंटवारे के पहले हर एक सीट पर बातचीत हुई थी, तो क्या अजीत पवार की तरफ से क्या बातचीत की गई थी आपके नाम को लेकर? क्या उन्होंने मनाने का प्रयास किया था बीजेपी और शिंदे को? सीटें बांटी जाती हैं तो कौन सी सीट किसको दी जाएगी ये चर्चा होती। कौन से पार्टी का कौन उम्मीदवार होगा ये कभी तय नहीं होता। हमारी पार्टी का उम्मीदवार तय करने का अधिकार अजीत पवार जी या पार्लियामेंट्री पार्टी को है। अगर हमारी पार्टी डिक्टेट करे कि शिवसेना से कौन उम्मीदवार होगा, बीजेपी से कौन उम्मीदवार होगा, तो फिर दल थोड़ी चलाए जा सकते हैं। नवाब मलिक को लेकर बीजेपी के सामने मुश्किलें कई हैं। बीजेपी नहीं चाहती कि नवाब मलिक चुनावी मैदान में रहें। नवाब मलिक पर आरोप दाऊद से कनेक्शन के हैं और इसीलिए बीजेपी लगातार वीटो पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इससे इतर अजीत पवार ने नवाब मलिक को चुनावी मैदान में उतार दिया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी कुमार राजेश इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश, ये जो मुकाबला है महाराष्ट्र का, ऐसा लग रहा है विरोधियों से कम
अपनों से ज्यादा जूझना पड़ेगा दोनों ही गठबंधनों को। बिल्कुल, दोनों ही गठबंधन विरोधियों से, बागियों से खास करके परेशान है। विरोधियों से कम परेशान है, बागियों से परेशान है। और 4 तारीख तक, जब तक नॉमिनेशन वापस लेने की जो तारीख है, तब तक ये परेशानी बनी रहेगी। जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि महायुति में बागियों की संख्या, जो सीरियस बागी हैं, जो चुनाव लड़ना ही चाहते हैं, उसमें 36 है, जबकि महाविकास आघाड़ी में ये संख्या जो है वो 14 के करीब है। और मुंबई की कई सीटें, जो हाई प्रोफाइल सीट है, उसमें बागी उम्मीदवार देखे जा रहे हैं। अगर हम महाविकास आघाड़ी की बात कर लें तो वहां पर इस वक्त कांग्रेस की तरफ से पूरी एक टीम जो है वो मुंबई में कैंप कर रही है, साथ ही विदर्भ में कैंप कर रही है और बागियों से लगातार बात हो रही है। रमेश चेन्निथला जो कि प्रभारी हैं महाराष्ट्र के कांग्रेस के, वो लगातार एक एक बागियों को अप्रोच कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। वहीं अगर हम महाविकास आघाड़ी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बागी हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा है और देवेंद्र फडणवीस ने ये बीड़ा उठाया है। उन्होंने बात भी की है लोगों से और उनका कहना है कि ज्यादातर बागी मान जाएंगे, लेकिन वो ये भी मान कर चल रहे हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नहीं मानेंगे और यही वजह है कि वो फ्रेंडली फाइट का जिक्र भी कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस की। कहीं कहीं पर फ्रेंडली फाइट भी हो सकता है। तो 4 नवंबर की तारीख जो है वो काफी अहम होगी प्राची, जब ये पता चलेगा कि आखिर कितने बागी महाविकास आघाड़ी के हों या फिर महायुति के हों वो माने हैं। बिल्कुल, अब ये देखना दिलचस्प है कि किसकी रणनीति सटीक साबित होती है और कौन अपने कितने बागियों को मनाने में कामयाब हो पाता है। शुक्रिया राजेश आपका तमाम जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां से दिल दहला देने वाली डबल मर्डर की वारदात सामने आई है। दिल्ली के शाहदरा में डबल मर्डर केस से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने स्कूटी सवार हमलावर को पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि स्कूटी सवार ही इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है, जिसकी उम्र महज 16 साल है। उसी ने हत्या के लिए शूटर हायर किया था। दरअसल कल रात दिल्ली के शाहदरा इलाके में दिवाली मना रहे 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। स्कूटी सवार बदमाशों ने घर के बाहर दिवाली मना रहे चाचा भतीजे का मर्डर कर दिया। बदमाशों ने 10 साल के बच्चे को भी गोली मारी, जिसकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। दिवाली की रात दिल्ली में ये पूरी सनसनीखेज वारदात हुई। कैसे हुई ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें नजर आ रहा है कि पीला कुर्ता पहने 2 लोग सड़क पर पटाखा चला रहे हैं। तभी सामने से स्कूटी पर बदमाश आते हैं। स्कूटी पर बैठा बदमाश पटाखा दगा रहे शख्स के पैर छूता है। तभी दूसरा पिस्तौल निकालकर उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देता है। इस गोलीबारी में 3 लोगों को गोली लगी। 40 साल के आकाश और 16 साल के ऋषभ शर्मा की मौत हो गई है। तो देखिए कैसे दिल्ली में ये खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। ये कैसे दिवाली का जश्न अब गम के आगोश में हो गया है, ये हम आपको बताते हैं। कैसे एक परिवार के 2 सदस्यों की हत्या हुई है। ये तस्वीर देखिए इस वक्त आपके सामने है। ये पीले कुर्ते में 2 लोग आपको पटाखे जलाते हुए दिवाली के मौके पर नजर आ रहे हैं और एक शख्स यहाँ गेट पर आपको पीले कुर्ते में खड़ा हुआ नजर आ रहा होगा। तभी स्कूटी सवार उतरते हैं, पैर छूता है ये स्कूटी सवार। जो दूसरा स्कूटी सवार है वो पिस्तौल, देखिए कैसे अपनी पिस्तौल निकाल रहा है और पिस्तौल निकालकर वो गोलियां चलाने लगता है। ताबड़तोड़ गोलियों की जो बरसात है वो कर दी जाती है, जिसमें 2 लोगों की यानी चाचा भतीजे की जान चली जाती है, जबकि 10 साल के एक मासूम को भी गोलियां लगी हैं, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। ये दृश्य कितना खौफनाक है आप सोचिए। आप अपने घर के बाहर दिवाली मना रहे हैं, अपने त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, 2 लोग स्कूटी पर आते हैं, ये शख्स बाकायदा पैर छूता है और पैर छूने के बाद जो दूसरा शख्स है वो मौका देखते ही फायरिंग शुरू कर देता है। लगातार फायरिंग करता है, जिसमें 2 लोगों की जान चली जाती है। इसमें अपडेट ये है कि जो स्कूटी सवार नाबालिग है, जिसकी उम्र महज 16 साल बताई जा रही है, जो इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसे फिलहाल पुलिस ने पकड़ लिया है। उससे पूछताछ की जाएगी, वजह क्या है इस मर्डर के पीछे, सब कुछ पता लगाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन देखिए दिवाली का ये जश्न है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, लेकिन दिवाली का ये जश्न या पटाखों की आवाज कैसे गोलियों की आवाज में तब्दील हो जाती है और कैसे पटाखों के शोर में गोलियों का शोर सुनाई देने लगता है, वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। 2 लोग पीले कुर्ता पहने हुए स्कूटी सवार उनके पास आता है, बाकायदा पैर छूता है और फिर इन पर गोलियों की बरसात शुरू हो जाती है। 2 लोगों की जान इस पूरे मामले में चली गई है। चाचा भतीजे की जान इस मामले में चली गई है, इस हत्याकांड में चली गई है, जबकि एक 10 साल का जो मासूम है उसे फिलहाल गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन कैसे बेखौफ होकर इस वारदात को अंजाम दिया ये
बड़ा सवाल है। दिल्ली में हुए सनसनीखेज डबल मर्डर की तस्वीरें आपने देखी, इस पूरे हत्याकांड का सीक्वेंस आपने समझा। कल रात करीब 8 बजे आकाश शर्मा अपने भतीजे ऋषभ और बेटे कृष के साथ घर के बाहर दिवाली मना रहे थे। तीनों लोगों ने पीले रंग का कुर्ता पहना हुआ है। अब इस सीसीटीवी फुटेज में जैसा हमने आपको दिखाया कि जैसे ही आकाश अपने भतीजे और बेटे के साथ पटाखा जला रहे थे, तभी सामने से 2 लोग आए, स्कूटी पर बैठे हुए थे। इसी को मास्टरमाइंड बताया भी जा रहा है इस हत्या का। दूसरा, इस स्कूटी से नीचे खड़ा हुआ है जो स्कूटी पर बैठा हुआ शख्स है, वो पैर छूता है, और जो दूसरा शख्स है जो स्कूटी से उतरकर साइड में खड़ा हुआ है, वो लगातार ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात करता है। अंदर भी घर में घुसकर गोलियों की बरसात की जाती है। 2 लोगों की जान चली गई है इस पूरे हत्याकांड में। दिल्ली के शाहदरा का ये मामला है। फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि स्कूटी सवार नाबालिग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। हमें पटाखे फोड़ रहे थे। जी वो आया एकदम से पैर छुए। कितने लोग आए? 2 लोग आए थे, एक उसके साथ टोपी मास्क पहन के। उसने आया, उसने उससे बोला मार, चला, उसने गोलियां चला दी धड़ाधड़। मैं यहाँ था, वो मेरा छोटे भाई के लग गई, उसका ऑपरेशन चल रहा है। मेरा एक भाई यहाँ गया। अच्छा, क्या बोला उससे पहले? पैर छुए या कुछ और? उसने पैर छुए, उसका देखो लड़का था, उसने बोला मार, वो चलाने लग गया। आकाश कौन है आपके? पापा। अच्छा, और ऋषभ कौन है? मेरा भाई, ताऊ का लड़का, छोटे भाई के भी लगी। अच्छा, उसे मारने से पहले और भी क्या कुछ बोला था? क्या कोई गाली गलौज या झड़प वगैरह, हाथापाई वगैरह? तो उसने पैर छुए, उसके साथ एक लड़का आया पीछे चला, उसने बोला मार, उसने चला दी। अच्छा, हमलावर आप जानते हो जो मारने आए थे? हम उससे, हमारा रिश्तेदारी है, पर वो हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। पहचानते हो? शक्ल पहचानते हो उनकी? कितने लोग आए थे, किससे आए थे? मैं स्कूटी पे आया था, उसने शायद से एक लड़का और बिठा के लाया था पीछे, उसने उसे पीछे उतार दिया। वो यहाँ आया, उसने यहाँ के पैर छुए, लड़का पीछे से आया, उसने पैर छुए, उसने बोला चला, उसने निकाली। हम लोग इतने घर में घुसते, मैं घुस गया, मेरे 2 भाई और मेरे पापा के। मैं नीचे नहीं आई, मैंने बाल्टी लटकाई और उससे वो डब्बा ले लिया। वो कहता है चाचा के किसी जानने वाले ने भिजवाया, नीचे आओ। मैं नीचे नहीं आई। फिर वो आज 3-4 बार ही चक्कर लगा रहा था। हम दिवाली पूज के, मेरा बच्चा अपने बच्चों के साथ यहाँ पे, जहाँ आप खड़े हो, यहाँ पे पटाखे छुड़वाने के लिए बिछा रहा था, और उनने मुंह बांध रखा था, और उसके हाथ में एक बोतल सी थी। वो बस ऐसे वो भाग, मेरा लड़का, हम उसे देख के अंदर चले जाते थे, तो मेरा लड़का अंदर घुसने लगा, उसके बच्चे भी साथ में थे। तो वो जो दूसरा, और वो उन्होंने ऐसे आवाज आई, मैं नीचे से उतर के भाग के आई। मैं दिमाग में, मेरे में टेंशन है। मैं जैसे नीचे उतर के आई, इतनी देर में मेरा बच्चा यहाँ पे पड़ा था। दिवाली की रात इस दोहरे हत्याकांड ने पूरी दिल्ली को दहला दिया है। इस बीच डबल मर्डर से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर भी आ रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 17 दिन पहले हत्या की प्लानिंग की थी। 2-3 दिन से हमलावर आकाश को मारने के लिए घूम रहे थे, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। स्कूटी पर बैठे नाबालिग ने ही शूटर को बताया कि टारगेट ये है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग ने आकाश को कुछ पैसा दिया था, लेकिन आकाश वो पैसा वापस नहीं कर रहा था। इसी बात पर झगड़ा हुआ। आकाश पर केस भी दर्ज है। उसका परिवार आपराधिक किस्म का है। नाबालिग लड़के पर भी केस दर्ज है। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा इलाके में सनसनीखेज इस वारदात को अंजाम दिया गया है। मैं इस वक्त घटनास्थल पर हूं और ठीक इसी जगह पर स्कूटी सवार 2 लोग आए, और जब परिवार के लोग यहां पर दिवाली मना रहे थे, पटाखे जला रहे थे, उसी बीच यहां पर आके वारदात को अंजाम देकर बहुत ही आसानी से वो यहां से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक गुरुवार की रात तकरीबन 8:30 बजे फर्स्ट बाजार थाने की पुलिस को घटना की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू की तो हैरान करने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें आकाश और ऋषभ की हत्या की गई है, जबकि 10 साल का कृष्ण नाम का बच्चा घायल है। पुलिस ने पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। परिवार से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपियों में एक व्यक्ति परिवार का ही था, परिचय में था, और उससे पैसे का लेन देन का विवाद चल रहा था, जिसको इसी विवाद को लेकर 1.5 महीना पहले भी पुलिस से शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया। सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है उसमें ठीक इसी जगह पर आकाश पटाखा जला रहे थे और जलाने के बाद अंदर गए, तभी
यहीं पर दोनों लोग से स्कूटी पर दोनों आए और जैसे ही वो अंदर घुसे हैं उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय शाह इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, नाबालिग अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। पूछताछ के बाद क्या खुलासे आरोपी की तरफ से किए गए? जी बिल्कुल प्राची, एक नाबालिग आरोपी है जो सीसीटीवी फुटेज में स्कूटी पर आते हुए दिखाई दे रहा है और वही स्कूटी चलाकर वहां से फरार भी हुआ है। पूरे इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड वही है और उसी ने पूरी प्लानिंग की थी। जिस तरीके से वो कॉन्फिडेंस के साथ वहां पर पहुंचा है और जो मृतक है आकाश उनका पैर छूता है, चाचा बोलता है, उनका रिश्ते का ये भतीजा लगता है उनका, और उसी से पैसे को लेकर दोनों में विवाद चल रहा था। और मैं आपको बता दूं कि 17 दिन पहले इस हत्याकांड को अंजाम देने की प्लानिंग की गई थी। जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई है कि दिवाली वाले दिन यानी कल भी 3-4 बार रेकी किया गया, उससे पहले भी 2-3 दिन पहले इसने रेकी किया है और रेकी करने के साथ पूरी प्लानिंग के तहत जो शूटर है उसको हायर किया है और मौके पर ले आके घटना से पहले उनका आकाश का पैर छूता है और उसके बाद जैसे ही आकाश पटाखे उनको डाउट होता है वो घर के अंदर जाते हैं, तभी जो शूटर है उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी। मौके पर 5 राउंड गोलियां चली है, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी थी। 2 लोगों का, आकाश और ऋषभ की मौत हो गई, जबकि कृष्ण 10 साल का बच्चा जो कि आकाश का बेटा है वो इंजर्ड है, उसे हाथ में गोली लगी है। लेकिन पुलिस अभी भी जो शूटर है उसकी तलाश कर रही है। चूंकि जो आरोपी लड़का जो जिसे हिरासत में लिया गया है वो नाबालिग है, उससे और जो मृतक है आकाश, दोनों के बीच पैसे का लेन देन का विवाद चल रहा था। इस तरह की बातें परिवार की तरफ से भी बताई गई है और लेकिन पुलिस शूटर जो मास्टरमाइंड की तरफ से हायर किया गया था उसे पकड़ने के लिए कोशिशें पुलिस की तरफ से की जा रही है। शुक्रिया आपका संजय तमाम जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राजस्थान की। जोधपुर से खबर आ रही है जहां एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक ब्यूटिशियन की हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी है। 2 दिन से लापता अनीता नाम की महिला का शव 6 टुकड़ों में मिला है। मर्डर का आरोप पड़ोस में ही रहने वाले गुलामुद्दीन पर है। आरोपी वहीं दुकानदारी करता था जहां पर अनीता का ब्यूटी पार्लर था। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। गुलामुद्दीन फारूकी उर्फ अनु अनीता के परिजनों को भी जानता था, लेकिन गुलामुद्दीन ने पहले अपने घर बुलाया अनीता को, फिर उसकी हत्या की। शव के 6 टुकड़े करके घर के बाहर ही गड्ढे में डलवा दिए। 27 अक्टूबर को जब अनीता घर नहीं लौटी तो परिजन परेशान हुए। उसका फोन बंद था। काफी तलाश के बाद थाने में रिपोर्ट लिखवाई गई। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले तो पता चला कि एक टैक्सी में बैठकर अनीता गुलामुद्दीन के घर पर गई। उसके बाद वहां से कभी नहीं लौटी। तो जैसे ही हमने इधर उधर पूछताछ की, मम्मी का फ़ोन बार बार स्विच ऑफ आ रहा था, कहीं कुछ नहीं मिला। तक हार के हम 27 तारीख को रात को सरदारपुर थाने चले गए और वहाँ पे रिपोर्ट दे दी थी। उसके बाद में जैसे जैसे तकलीफ आगे चलती रही, कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाली, सब किया। उसके अंदर ये है किसी का भी है, बट प्री प्लान मर्डर है। साजिश करके मारा गया मम्मी को मेरे। पहला फुसला के कोई बात करके बुलाया है और साजिश से मारा है मम्मी को। अनु फारूकी नाम है, हम अनु करते हैं, अनु भाई। उसी ने ये सब साजिश की है। और उसके साथ में कौन कौन जुड़े हुए हैं वो हमें नहीं पता। दरअसल अनीता ब्यूटी पार्लर का काम भी करती थी और इसके साथ ही साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करती थी, जबकि आरोपी पासी रफू की दुकान चलाता था। हत्या के पीछे की वजह क्या है, इसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। साथ ही गुलामुद्दीन की तलाश भी जारी है जो मर्डर के बाद से फरार है। फिलहाल पुलिस गुलामुद्दीन के कुछ परिजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बी रोड से गायब हुए थे, वहाँ से परिजनों ने कहा कि वहाँ उनकी दुकान है, वहाँ के आसपास से वो गायब हुए। जब हमने फुटेज देखे और तो उसमें महिला टैक्सी में बैठ के जाती हुई नजर आ रही थी, तो उसके साथ कोई नजर नहीं आ रहा था। तो बाद में उस टैक्सी जो ड्राइवर था उसकी पहचान करके टैक्सी के नंबर से और उस तक पहुंचे और उसने बताया कि मैं महिला को गंगाना ले जाके छोड़ा है। उसके बाद में जब हमने आगे पता किया कि वो घर किसका है, वो एक गुलामुद्दीन नाम का व्यक्ति था, उस व्यक्ति का घर था। वो व्यक्ति घर पे नहीं मिला, उसकी तलाश कर रहे थे कल शाम से ही। और फिर आज उनके परिजनों से उनसे पता किया तो वो गायब मिला। और फिर बॉडी की हमारे उस घर वालों से इनसे सख्ती से जब पूछताछ की गई तो बॉडी का पता चला कि घर के सामने ही गाड़ी हुई।